हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे स्टडी। आप लोग को आज से ये रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, जो भी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसका आपका सेट बाय सेट आज पहला सेट है। आपको डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मिला करेगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ देखेंगे, ये आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, खास करके एनटीपीसी में काफ़ी ज़्यादा होगा। और ग्रुप डी का जो अलग से जो साइंस का क्वेश्चंस है वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर देखें रेलवे का क्वेश्चन से। क्वेश्चंस है 1971 1972 में अमार सोनार बंगला गीत को किस देश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश कब बना था, 1971 में। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला जो है गीत को किस देश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, ये आपका कौन अपनाया था? बांग्लादेश। ठीक है, और ये कौन लिखे थे? ये अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? क्या है क्वेश्चन? भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है? 2.94 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्या है आंसर? दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस? ये आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे टारगेट करता है। फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? बोलने का मतलब है कि जो फूल पत्ती की कढ़ाई होती है, कढ़ाई बुनाई जो होती है, वो किस राज्य में मूलतः मतलब ज़्यादातर किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है? ये आपका किया जाता है केरल में। कहाँ किया जाता है? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटने वाले सितारे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब जो टूटता हुआ सितारा होता है के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब ये चारों में से कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका, ये एक प्रकार के तारे हैं। ये टूटते हुए सितारे के विषय में ये क्या है? एक प्रकार के तारे हैं जो कि गलत है, बिल्कुल। क्या है? गलत है। और आपका ये तीनों सही है। ये जो टूटते हुए सितारे होते हैं ये उल्काएँ होते हैं, इसको उल्का भी कहते हैं। ये वे अवशेष हैं जो कि किसी धूमकेतु से अलग हो जाते थे और वायुमंडल के साथ घर्षण से अत्यधिक गर्म होकर ये ताप ऊर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपका सही है, इसके कारण ये आंसर नहीं होगा। आपका गलत कथन कौन सा है? दूसरा, ये एक प्रकार के तारे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है? आपका ऑप्शन है पहला चक्रवात, हरिकेन, टोर्नेडो और टाइफून। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है। आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? पहला जाएगा चक्रवात। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है? तो हिंद महासागर में सबसे अधिक बार क्या होता है इन तीनों के अपेक्षा? चक्रवात होता है। ठीक है, और टॉर्नेडो का आपको पूछेगा, जो टोर्नेडो है, टोर्नेडो ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये टोर्नेडो यूएसए के तट पे उत्पन्न होता है टोर्नेडो। ठीक है, और टाइफून कहाँ होता है? ये प्रशांत महासागर और चीन सागर में। ये टाइफून जो होता है आपका, ये प्रशांत महासागर और चीन महासागर में होता है। ठीक है, आपका आंसर होगा इसमें 6 का चक्रवात, पहला मतलब ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमण सही है? मतलब कि कौन सा, मतलब इसके मतलब सही क्रम में सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 4th नंबर होगा। सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। ठीक है, क्योंकि सिक्किम आपको पता ही होगा, सिक्किम आपका कब बना था? 1975 में। ठीक है, 1975 में, शायद 16 मई 1975 को था। अब मिजोरम आपका था 1987 को। ठीक है, 1987 को, थोड़ा देख लीजिएगा राइटिंग। और अरुणाचल प्रदेश आपका था, ये भी था आपका 1987 को, और गोवा भी था आपका 1987 को। तो आपको इसमें पकड़ना था सिक्किम।
और आपका तीनों जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों 1987 में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? सिक्किम। ठीक है, लेकिन डे बाय डे जो डेट होता है वो थोड़ा सा चेंज होके बना है। ठीक है, इसीलिए मिजोरम पहले, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये काफ़ी इजी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे आपको आंसर बताते हैं। इसका होगा, क्या होता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, क्या होता है? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 5 जून तो आपको पता ही होगा, भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 21 सितंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस, क्या? वर्ल्ड पीस डे। ठीक है, विश्व शांति दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सारा ही इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के व्याख्याकरण नहीं थे? मतलब कि भक्ति आंदोलन में मुख्य रूप से नहीं थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें? इसी टाइप का रेलवे जो ऐसा क्वेश्चंस पूछ देता है ना, इसका आंसर होगा शंकराचार्य। आप अगर देखिए, ये सब क्वेश्चंस क्या है ना कि आप कितनों पढ़ लीजिएगा, बहुत मुश्किल है मतलब कहीं मिलना। आप रेलवे का क्वेश्चंस पिछले 10-20 साल का, 5 साल का, 10 साल का कर लीजिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन करके ही अगर आप अभी एक क्वेश्चन आता है तो आप बना दीजिएगा, शंकराचार्य आएगा, आप ऑप्शन हिट कर देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डेली 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जो कभी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप 5-10 मिनट देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जिसको स्लो लगेगा वो स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, जिसको आवाज़ थोड़ा सा कम लगेगी वो ईयरफोन यूज करके देखेंगे, और ये सब क्वेश्चन ईयरफोन यूज करके ही देखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कृष्णदेव राय ने राज दरबार में निम्नलिखित को अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या किसको कहा जाता था अष्टदिग्गज? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। उनके दरबार में के 8 महान कवि। अष्टदिग्गज किसी था? 8 महान कवि। ये अष्टदिग्गज से पकड़ सकते हैं, अष्ट मतलब 8 होता है। ठीक है, तो 8 तो सब में है, तो उसके 8 महान कवि थे जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, कृष्णदेव राय के राज दरबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शीर्षा को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। बताइए आप, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या होता है? डाक पद्धति। शीर्षा को क्या दिया जाता है श्रेय? डाक पद्धति स्टार्ट करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के वंशजों के अंतकाल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने के लिए उत्तराधिकारी थे। मतलब शिवाजी के बाद मराठा काल को कौन संभाला था? क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, आप देखे भी होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेशवा, ऑप्शन सेकंड। बी नंबर बोलिए या 2 नंबर बोलिए। ठीक है, पेशवा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया गया था। तो राष्ट्रध्वज का जो डिजाइन था वो भारतीय संविधान सभा कब उसको अपनाया था? अंगीकार मतलब अपनाया था उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपका? जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? जुलाई 1947 को। आपका आंसर क्या जाएगा? ये। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आता है, कुछ दिन पहले अपना लिया था जुलाई 1947 को। ईस्वी 47 होगा, मंथ एक मतलब फ्रीडम डे के एक दिन पहले, एक मंथ पहले याद कर सकते हैं आप, जुलाई। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट जो है आपका मौलिक अधिकार, वो किस भाग में अनुच्छेद के मतलब संविधान के किस भाग में है? वो तीसरे भाग में है, भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप।
तो बोल रहा है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन का कोई विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे जो मेरे मौलिक अधिकार है जो मुझे 12 से लेकर 35 तक मिला है, तो इसके उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो इसका उल्लंघन में जो उसको किसी विवाद प्रस्तुत कहाँ करेंगे, मतलब कहाँ मतलब कंप्लेन करेंगे, ठीक है, ये इसमें है। तो कहाँ करेंगे? केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय तो अथवा सर्वोच्च न्यायालय में, पहले उच्च न्यायालय में फिर सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका, देखिए हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, जहाँ मर्जी होगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वहाँ कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा आपका सी नंबर, बोले तो तीसरा नंबर, थर्ड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? कितना आसान क्वेश्चन था, कमेंट करके बता सकते थे आप। माउंटबेटन योजना, कौन था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि विषुवत रेखा जो होता है, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं, विषुवत रेखा जहाँ पे गर्मी अत्यधिक पड़ती है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जो पोल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ये आपका विषुवत लाइन है, इक्वेटर लाइन, ठीक है, विषुवत लाइन, और यहाँ पे ये जो होता है आपका ये पोल, मतलब ये ध्रुव होता है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है आपका ये ध्रुव, ये नॉर्थ की ओर, ये साउथ की ओर, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि विषुवत रेखा की अपेक्षा, मतलब यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है ये, या तो आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं इसको। क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है। आपको पता ही है कि ध्रुवों पर जो है पृथ्वी की घूर्णन की गति अधिकतम है, ये सही बात है, ठीक है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति अधिकतम है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति अधिक, हाँ विषुवत रेखा पर पृथ्वी जो होता है उसकी घूर्णन गति अधिक है, ठीक है। और तीसरा, ध्रुवों पर हिप टॉप के कारण आकर्षण जल अधिक होता है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये इससे कहीं कुछ ऐसा नहीं पता चलता है कि भार क्यों अधिक है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? चौथा नंबर, ठीक है। ये अलग ही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, घूर्णन से में नहीं मतलब है, वही चीज़ यहाँ वहीं बोल रहा है, यहाँ ध्रुवों पर बोल रहा है, यहाँ विषुवत रेखा पे बोल रहा है। देखिए यही चीज़ है, यहीं से पकड़ सकते हैं आप क्वेश्चंस को कि ये गलत है। अब ध्रुवों पर हिप टॉप के कारण आकर्षक जल अधिक होता है, ये क्या है भाई, ठीक है। तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2000 इधर ही पूछा हुआ है आपका 19-20 का एग्जाम जो हुआ था अभी 18-19 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का, आप बिना ऑप्शन हिट किए पहले प्रैक्टिस किए वहाँ नहीं बना पाएंगे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को, और जो वैसे जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो सब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक गोल पीपो यानी बैरल, एक गोल पीपो बोले तो बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काने का सुगम होता है, क्योंकि सुगम कहने का मतलब सुविधा, मतलब कि कोई चीज़ में हेल्प मिलता है जो सुगम होता है, ज़्यादा इजी होता है, हाँ ऐसे समझ सकते हैं, इजी होता है। मतलब कि एक गोल पीपो जो है, बैरल है, उसको खींच के ले जाने की अपेक्षा उसको, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक ड्राम है, क्या है? एक ड्राम है, इतना बड़ा सा ड्रम टाइप का है। अब इसको खींचिएगा तो इसमें तो रस्सी लगा के, इससे अच्छा है कि इस ड्रम को आप, ये ड्रम है आपका, इस ड्रम को आप लुढ़का दें, ऐसे लुढ़का दीजिएगा तो ये ड्रम ऐसे ही चल जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि खींचने की अपेक्षा इसको लुढ़काने में ज़्यादा इजी क्यों होता है, क्यों होता है आप बताइए, साइंस का क्वेश्चन सही है, ठीक है। क्योंकि सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लौटनिंग घर्षण और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। देखें, जो खींचिएगा आप इस रस्सी से जो खींच रहे हैं, ये जो यहाँ रस्सी लगा हुआ है, इससे खींचेंगे हम यहाँ पे, उसमें जो आपका घर्षण होगा, ठीक है, खींचने का जो घर्षण होगा वो ज़्यादा होगा, और ये जो लुढ़क के जा रहा है, जो अपने लुढ़क के जा रहा है, कुछ
आम भाषा में बोलते हैं, जैसे चक्का, जिससे चक्का टाइप का जो लुढ़क के जा रहा है उसमें घर्षण कम होगा। ठीक है, इसी का कारण बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन 2 सही होगा कि सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है आपका, ठीक है, की तुलना में लौटनी घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। ये जो अपनी लुढ़क के जा रहा है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, वो कम होगा। जो खींच के ले जाएंगे उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण कहेंगे। ठीक है, इसी के कारण आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि लुढ़कना सुगम हो जाएगा, क्योंकि आपका रोलिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखें। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, अभी जितनी दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो 2 गुनी हो जाए, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी गुरुत्वाकर्षण बल है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, तो अभी जहाँ में हमारा सूर्य है और अभी जहाँ पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल, मतलब जो अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब अभी के सिचुएशन में वो 9.8 है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका 9.8 है। तो इस 9, अगर यही सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाए, तो यही 9.8 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पे डिपेंड करेगा, यही ग्रेविटी पे 9.8 पे ना, तो इस मेनली इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल आपका घटेगा, ये बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। तो क्या होगा उसका ऑप्शन क्या है, पहली की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहली की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहली का अपेक्षा आधा होगा, पहली का अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान की दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगी। क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग पहले की अपेक्षा, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि न्यूटन में जो एक फार्मूला होता है R1 इंटू R2, एक फार्मूला जो होता है उसमें से R1 स्क्वायर जो होता है, दूरी 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, तो दो दूनी उनको 4 हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी पड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब, और नीचे होता है वो R स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 क्या हो जाता है, नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाती है, तो पहले की अपेक्षा, ये वाला फार्मूला होता है, देखिए क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पे, ये वाला फार्मूला F इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल में यहाँ कुछ कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, 1/4 पाई कुछ ऐसे कुछ होता है एप्सिलॉन, और m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो अपना है ये चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस जो आपका है 2 गुनी की बात कर रहा है। ठीक है, पिंड के बीच में दूरी आपका धरती, मतलब पृथ्वी एक पिंड हो गई m1, एक सूर्य की मास हो गई, पृथ्वी की मास हो गई। ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट होता है कुछ वैल्यू, इसका बैठा सकते हैं आप, और आपका मेनली वेरी कर रहा है आपका R स्क्वायर पे। तो F जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R स्क्वायर का। तो जब इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तो आपका दूरी 2 गुना हो रहा है, यहाँ R स्क्वायर है, तो आप ये F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, जो जितना पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये सिंपल फार्मूला है। ठीक है, जो 2 पिंडों के बीच की मतलब क्या कितना बल लगता है, ये देखिए, ये ऐसा वाला मतलब कि ये दोनों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी अगर ये दोनों की डिस्टेंस r में है। ठीक है, इसका कुछ मास m1 होगा, इसका m2 होगा, तो आप क्या है, आपका मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है, और ये दोनों के बीच की दूरी 2 गुनी हो गई। तो आप अगर फार्मूला पे बैठाएंगे m1 m2 बटे R स्क्वायर, तो आप देखिएगा R की जगह 2R हो गया, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो आपका क्या होता है, मास ये जो घट जाएगा आपका, ये जो F है वो आपका एक बार 4 हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा 4 नंबर। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 19, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ वायुयान के अंदर, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, टाइपिंग किया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है,
टाइप किया हुआ। एक सेकेंड आपको बताते हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस देख के कि ये क्या क्या टाइप किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर। ये क्वेश्चन क्या है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या हो रहा है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, यहाँ उड़ रहे, रहे छूट गया है, उड़ रहे, उड़ के बाद क्या है ये, हाँ रहे, ठीक है, उड़ रहे, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब बाह्य दाब के समान ही होगी। मतलब जो अंदर और बाहर के दाब है वो मतलब समान ही होगी। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। बाहर की अपेक्षा कम दाब होगी, मतलब बाहर जो है उसके अपेक्षा अंदर कम दाब होगी। सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखा जाता है। तो इसका कोई ऑप्शंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर 19 का बी नंबर जाएगा। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर। ठीक है, आप देखिएगा कि कोई फाइटर मतलब जो फाइटर जो प्लेन होता है उसमें जो पायलट होता है वो देखिएगा ऑक्सीजन पहन के बैठा हुआ रहता है जब अत्यधिक ऊंचाई पे उड़ रहा होगा तो। ठीक है, इसीलिए यहाँ बोला गया है कि वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चंस ऑफ द डे है। आप इस क्वेश्चंस को कमेंट करके आंसर्स बताएंगे। ठीक है, जो भी होगा 1 2 3 4 करके आप ऑप्शंस टाइप करेंगे। क्वेश्चंस क्या है एक बार पढ़ देते हैं। भिन्न धातुओं के बने एक एक किलोग्राम के 4 घन यानी क्यूब जल में तोले जाएं तो प्रत्येक का भार एक ही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा बताएं, और आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।